Hello everyone. Once again I am here with the topic वॉइस। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। वॉइस के बारे में हम लोग कई दिन से लगातार देख रहे हैं और इसके लिए कई वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप पीछे के सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब जाकर के आगे की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है इसको समझना जरूरी है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में हम विल, शैल यूज करते हैं। विल शैल ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। चूंकि ये मॉडल्स है बट है तो हेल्पिंग वर्ब, इसको यूज किया जाता है। पूरा फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से विल और शैल दोनों में से एक बार में एक ही लगेगा, और यहां पर हम वर्ब का बेसिक फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट। यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फार्मूला होता है। सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब का बेसिक फॉर्म, जिसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब पढ़ें तो इसको आप बेसिक फॉर्म ही कहें तो यह बेटर रहेगा। उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब अगर हम एक एग्जांपल भी देख लें तो जैसे सी विल हेल्प यू, यहां देखिए सी आपका सब्जेक्ट हो गया, विल लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्प यहां वर्ब का बेसिक फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, और यू आपका ऑब्जेक्ट है। अब आगे हम देखते हैं कि विल और शैल, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। विल और शैल जब दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हैं तो हम कहां विल लगाते हैं कहां शैल लगाते हैं, इसके बारे में हमको समझ लेना होगा। यहां पर देखिए, ये विल और शैल का, शैल जो है ये आपका जनरली फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या आपके लिए आएगा, आई एंड वी। देखिए, आई इज सिंगुलर ऑफ वी एंड वी इज द प्लूरल ऑफ आई, आप ऐसे कह सकते हैं। हम शैल का यूज जनरली फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ करते हैं। इन सम स्पेशल सर्कमटेंसेस शैल इज यूज्ड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू, बट वो अलग सिचुएशन होता है, उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि किन किन सर्कमटेंसेस में, किन किन सिचुएशन में हम आई और वी को विल के साथ लगाते हैं और शैल को अन्य सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। अब अगर आप कहोगे विल को किसके साथ लगाते हैं भाई, तो अगर शैल को हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगाए तो विल को हम लगाएंगे सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। विल का यूज हम सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आपका होगा। अब सेकेंड पर्सन में देखिए क्या होता है, सेकेंड पर्सन आपका यू होता है, यू आपका सेकेंड पर्सन होता है। अब ही, सी, इट, दे, ये चार जो सब्जेक्ट हैं, ये ही,
सी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे नेम होते हैं, जो भी नेम होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। तो एक चीज बहुत क्लियर वे में समझ लीजिए, सेल को हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी होता है। विल को हम सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे होते हैं। इनके अपार्ट फ्रॉम जितने नेम होते हैं, जो भी नाम होता है, वो सब क्या होता है? आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है। तो अब तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि हमको यहां पर लगाना है। एक और चीज अगर आपको न समझ में आए तो आप समझ लीजिए, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई एम गोइंग, वी आर राइटिंग। सो आई और वी, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है। जो ऑडियंस लिसनर है, जैसे मैं आपसे बोलूं यू, तो यू इज ऑलवेज सेकेंड पर्सन। मतलब जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होते हैं वो सेकेंड पर्सन, और स्पीकर लिसनर से जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आई हो गया, मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप यू हो गए, और आई यू से ही के बारे में बात करे तो ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो ये भी आप पर्सन को फाइंड आउट करने का है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक्टिव का। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या हम करेंगे? पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये जान लेते हैं। पैसिव वॉइस, सो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या बनेगा। विल साथ में बी लग जाएगा, और यहां आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ये होना है हमारे पास। शैल प्लस बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता ही है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से ज्यादा फेमिलियर लोग हैं, अदरवाइज पास्ट पार्टिसिपल बार बार लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नया क्या आ गया पास्ट पार्टिसिपल। बट आप जान लीजिए वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका ग्रामेटिकल नेम पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। अब ये आपका पैसिव वॉइस का हो गया। अब देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गए, ये लगने हैं। अब एक चीज थोड़ा सा यहां समझने लायक है। यहां देखिए डायरेक्ट बी को यूज किया गया है। बी को मैंने पहले आपसे कहा था कि बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, लेकिन इसके पहले हम लोग बी का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे इज, एम, आर। बी का सेकेंड फॉर्म यूज किए वाज, वर। अब क्या ऐसा हो गया कि बी का जो बेसिक फॉर्म है वही यूज हो गया, बी का बेसिक फॉर्म यूज कर लिया। भाई बी एक वर्ब है और बी का बेसिक फॉर्म है ये टू बी है, टू बी। क्या ऐसा हुआ कि बी, यहां हम बी के इज क्यों नहीं लिखे, यहां हम एम क्यों नहीं लिखे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का देखिए रीजन है। बिना रीजन के कोई इफेक्ट, बिना कॉज के कोई इफेक्ट, बिना रीजन के कोई इफेक्ट नहीं विजिबल होता है। ऐसा क्यों हुआ है? ये देखिए, ये विल और सेल है, और विल और सेल का एक रीजन होता है। देखिए विल और सेल के बाद हम बेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव मतलब विल और सेल के बाद हमारा इंफिनिटिव का फंडा होता है। बेसिकली विल टू बी है, ये टू बी है, ये टू ऑलरेडी यहां पे हिडन है। विल और सेल के बाद बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। आप जैसे यहां पे आपने अक्सर देखा होगा विल के बाद कभी हैज नहीं यूज हो सकता है, विल के बाद कभी हैड नहीं यूज हो सकता है।
क्योंकि विल के बाद हमको हर हाल में बेयर इन्फिनेटिव की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, इन्फिनेटिव लिखना है जिसमें टू साइलेंट रहे। बेयर इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं? इन्फिनेटिव है लेकिन टू गायब है, जैसे टू कम है लेकिन टू इसमें से गायब करके हम केवल कम लिखें। तो यहां जो विल और शैल के बाद होता है हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो ये बी जो है ये अपने बेसिक फॉर्म में ही लग सकता है क्योंकि इसके पहले टू लिखा है, यहां टू है। अब अगर टू है तो टू के बाद इज तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, क्योंकि इज एम आर अदर फॉर्म में बेसिक फॉर्म ही लिखा जा सकता है। टू के बाद हर कंडीशन में बेसिक फॉर्म ही लगता है और यही रीजन है कि यहां इज एम आर वाज वर या कोई ऐसा चीज नहीं लगा सकते, हम जब लगाएंगे तो बी लगाएंगे। फिलहाल आपके पैसिव वॉइस के लिए विल प्लस बी शैल प्लस बी मतलब विल बी शैल बी और इन दोनों के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं लग जाएगा। अब अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन ही देख लें, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन देखें तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लिखेंगे? नॉमिनेटिव केस। अब यहां विल शैल में से जिसका रीजन बनेगा उसको लिखेंगे, बी कर देंगे। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, यहां बाई लगा। सब्जेक्ट लाएंगे, इसका हम ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और इसी को हम एजेंट बोलते हैं या डूअर बोलते हैं। यह है आपका। अब देख लीजिए, आई शैल राइट अ लेटर टुडे, यह एक सेंटेंस है। आई शैल राइट अ लेटर टुडे। अब इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? यहां अ लेटर और टुडे, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि टुडे ही ऑब्जेक्ट है और टुडे को बाहर निकाल के यहां सब्जेक्ट की जगह पे लेके चले आते हैं। भाई टुडे टाइम है और टाइम कभी भी ना तो सब्जेक्ट हो आएगा ना ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो टाइम है तो एडवर्ब हो जाएगा, समझिए एक तरह से वो एडवर्ब की तरह से। अगर टाइम को आप नाउन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तभी जाकर के वह क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो टुडे को तो आप एडवर्ब मान लीजिए, वो एडवर्ब है क्योंकि टाइम है तो एडवर्ब हो गया। एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑन विच एक्शन इज डन। एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो उसमें डिफाइन किया गया है कि ऑन विच एक्शन इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आप देखिए जो आई का एक्शन है, जो आई एक्शन कर रहा है वो किसके ऊपर? आई का एक्शन क्या है? राइट करना है। अब आई राइट का एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? लेटर के ऊपर। सो ऑन विच एक्शन इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑल लेटर क्या निकल के आएगा? ऑब्जेक्ट निकल करके आएगा। अगर हम यहां लिखते हैं कि आई शैल बीट हिम, तो आई जो है वो बीट का जो बीट एक्शन है, जो एक्शन बीट है वो आई किस पर कर रहा है? हिम पर कर रहा है। तो हिम क्या हो जाता? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। तो मतलब जिसके ऊपर हम एक्शन करते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब सीधी सी बात है, मैं कुर्सी बना रहा हूं तो मैं किस पे काम कर रहा हूं? कुर्सी पर काम कर रहा हूं। तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी है। सेम ऐसे कंडीशन में लेटर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑल लेटर यहां लेकर आएंगे, ऑल लेटर। अब यहां आई था तो शैल लगा, लेकिन ऑल लेटर एक तरह से नाउन है और जब नाउन है तो इसके साथ तो विल ही लगाएंगे, विल लगाएंगे। ऑल लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म
रिटेन, और लेटर विल बी रिटेन बाई, आई का हो जाएगा मी, और टुडे आपका एज इट यहां पर लिख दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी विल हेल्प द नीडी, सी विल हेल्प द नीडी। अब द नीडी आएगा यहां, क्योंकि द नीडी ऑब्जेक्ट है। द नीडी विल बी हेल्प्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। अब कुछ खास नहीं करना है, अगर हमको निगेटिव भी देखना है तो इन्हीं सेंटेंसेस का देखते हुए हम चलेंगे। हमको नेगेटिव सेंटेंस भी देखना है तो इन्हीं सेंटेंस के देखते चलेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे क्या? विल नॉट बी और शैल नॉट बी, कुछ अलग नहीं करना है। बहुत कूल होकर देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि चीजें समझ में ना आए। बस निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी हो जाएगा, शैल नॉट बी हो जाएगा। जो नॉट को हम प्लेस करेंगे वो विल और बी के बीच में और शैल और बी के बीच में लगा देंगे। तो अब देख लीजिए, आई विल, हम चाहें तो आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुडे, ये सेंटेंस हो गया। अब इसी को हम नेगेटिव में करेंगे, बस नॉट तो लगाना है एक्स्ट्रा, और कुछ तो है नहीं। अ लेटर will not be written by me today, हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और मैंने दिया था आपका, she will not help द रीच, हम कर देते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। सी विल नॉट हेल्प द रीच, वह अमीरों की सहायता नहीं करेगी। द रीच को बाहर निकालेंगे, विल नॉट बी हेल्प्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो द रीच विल नॉट बी हेल्प बाई हर, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। इन्हीं को अगर हमको इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा? यस नो क्वेश्चन में हम विल, शैल, ये एक्टिव वॉइस में भी शुरू में लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस में भी शुरू में लिखा जाएगा। तो पहले मैं आपको एक्टिव का फॉर्मेशन दे लूं। विल शैल, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं तो इसको बेसिक फॉर्म ही बोलूंगा, यहां ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे। ये आपका एक्टिव का फॉर्मेशन हुआ। जैसे देख लीजिए, विल ही हेल्प यू, छोटा सेंटेंस है, विल ही हेल्प यू। अब इसी को अगर हमको पैसे में करना हो भाई, तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला?
वही कंडीशन, विल पहले ऑब्लिक सेल, मतलब विल और सेल में से कोई एक लगाना है। ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करिए, बी को नहीं भूलना है। बी के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, लगना ही है, बाई लगना ही है, सब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्टिव केस कर देना है, जिसको आप लोग एजेंट या डूअर के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ऊपर वाले सेंटेंस को ही बना दें, विल ही हेल्प यू। यू जब आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तब भी विल ही होगा। विल यू बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। विल यू बी हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया आपका। एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, शैल आई राइट अ लेटर टुडे। इसको अगर बनाएंगे, अ लेटर को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो यहां विल हो जाएगा शैल के जगह। विल अ लेटर बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, विल अ लेटर बी रिटेन बाई मी टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, क्यों इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या रीजन? देखो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुम्स, whom, मैक्सिमम WH से ही शुरू होते हैं। और जब WH से शुरू होते हैं तो जिसकी मेजॉरिटी रहती है उसका नाम रहता है, इसीलिए इसको हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और कुछ इसमें खासियत नहीं है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, इसलिए इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इस तरह के क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड रहेगा आपका। इसके बाद से विल शैल सुविधा के हिसाब से लगा लीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसको बेसिक ही बोलेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो होना ही होना है क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो होगा नहीं। अब अगर देख लीजिए, वाई विल ही स्कॉल्ड देम, वाई विल ही स्कॉल्ड देम, वह उन्हें क्यों डांटेगा या वह उन्हें क्यों डांटेंगे, दोनों सेंस निकल के आएगा। अब यह इसी को हम अगर पैसिव में करें तो पैसिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ विशेष नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड लगाइए, विल शैल अपनी सुविधा के हिसाब से जो वहां पे सेट करे एज पर सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट का कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस, यहां बी लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोल सकते हैं आप, बाई लगाइए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन वर्ड, विल और शैल में से कोई एक लगेगा एज पर सब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट उठकर आएगा लेकिन उसका नॉमिनेटिव केस
सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, उसके बाद बी लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बाई लगेगा उसके बाद, और सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट का कौन सा केस रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा अब इसी को बना लेते हैं हम। वाई विल ही कॉल देम, भाई वाई तो रहेगा ही रहेगा। इफ एक्टिव वॉइस begins with a question word, passive voice will also begin with a question word। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ एक्टिव वॉइस begins with a helping verb, passive voice will also begin with a helping verb। सो जिस तरीके से आपका एक्टिव वॉइस शुरू होता है उसी तरीके से पैसिव वॉइस भी शुरू होगा। तो शुरुआत और अंत लगभग लगभग एक जैसे होनी चाहिए। अब अलग की बात है कि यहां भाई सब्जेक्ट हो गया, वहां ऑब्जेक्ट हो गया, तो वहां का सब्जेक्ट यहां आकर के, ऐसे वहां का सब्जेक्ट यहां आके ऑब्जेक्ट बन गया, यहां का सब्जेक्ट वहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत इतना बस समझ लीजिए, शुरुआत हमेशा एक्टिव वॉइस जैसे ही होगी। तो अब यहां वाई है तो वाई लगना ही लगना है। अब देम अगर आएगा तो देम के साथ भी, तो देम आके दे बनेगा, इसके साथ भी विल ही रहेगा, वाई विल दे। फिर बी लगाया, वाई विल दे बी स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डेड। वाई विल दे बी स्कॉल्डेड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, व्हेन विल द टीचर टीच अस टुडे। फिर एक बार टुडे आपका आ गया, तो टुडे तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि टुडे ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है। सो व्हेन विल द टीचर टीच अस टुडे। अब क्या करेंगे, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो व्हेन ही रहेगा, लेकिन यहां का जो ऑब्जेक्ट अस है वह जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो वी बनेगा, और जब वी बनेगा तो यहां सेल आ जाएगा, व्हेन सेल वी। व्हेन सेल वी, बी लगना ही लगना है। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, व्हेन सेल वी बी टॉट बाई द टीचर। और टुडे जैसे एक्टिव वॉइस में लास्ट में है वैसे पैसिव वॉइस में भी हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, सिंपली आपको फार्मूला पे पुट करते हुए चले जाना है। अब लास्ट आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात अगर हम कर लें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो बस इनका तो एक हिसाब किताब पहले से ही बना बनाया है भाई। चाहे आप यस नो क्वेश्चन रहो, चाहे आप WH क्वेश्चन रहो, हमारा तो हिसाब किताब एकदम फर्स्ट क्लास बना बनाया है कि हमको अपने आप को सब्जेक्ट के बाद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस है तब भी सब्जेक्ट के बाद रखना है, और पैसिव वॉइस है तब भी ऑब्जेक्ट का जो नॉमिनेटिव केस रहेगा, जो सब्जेक्ट बन गया रहेगा, उसके पास रखना है। तो दोनों कंडीशन में इनका हिसाब किताब बना हुआ है। इधर का जो भी रहे, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस पैसिव वॉइस में लगेगा उसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। बाकी इसके बाद जो रहे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब जैसे इसका हिसाब किताब ही ऐसे है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस जहां पे लगा उसके तुरंत बाद इसको नॉट लगा देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जहां सब्जेक्ट रहता है उसके तुरंत बाद नॉट लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, विल सी नॉट read this book,
विल सी नॉट रीड दिस बुक, ये सेंटेंस है। अब अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो भाई सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, कहीं कुछ सोचना है नहीं। तो विल से ही शुरू होगा क्योंकि दिस बुक आपका नाउन है और यह ऑब्जेक्ट है, यही निकल कर आएगा तो इसके साथ विल ही लगेगा। सो विल दिस बुक हो गया, विल दिस बुक। अब यह यहां सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट आया लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट बन गया तो यही जैसे यहां सी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है वैसे यहां पे लग जाएगा। विल दिस बुक नॉट बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड हो जाएगा। सो विल दिस बुक नॉट बी रेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। सो विल दिस बुक नॉट बी रेड बाई हर, ये आपका हो गया। अगर हम इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सो वाई विल यू नॉट वाटर द प्लांट्स, वाई विल यू नॉट वाटर द प्लांट्स, तुम पौधों को पानी क्यों नहीं दोगे। अब इस सेंटेंस को हमको करना है भाई, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो हम यहां पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर देंगे। वाई, द प्लांट्स आपका नाउन ही है तो विल ही होना है। वाई विल द प्लांट्स, द प्लांट्स रहेगा। वाई विल द प्लांट्स, अब द प्लांट्स यहां सब्जेक्ट हो गया तो यहां यू के बाद नॉट, यहां द प्लांट्स के बाद नॉट। वाई विल द प्लांट्स नॉट बी, वाटर एक वर्ब भी है और नाउन भी है, इसका वर्ब का इस वाटर एक वर्ब भी है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म और थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों वाटर्ड होता है। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, तो हो गया वाई विल द प्लांट्स नॉट बी वाटर्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। सो कितना सिंपल है, आराम से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, हूं और व्हाट का भी। हूं विल डू इट, या मैं ऐसे कहूं हूं विल राइट सो। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को बताना है। हु विल डू इट, यहां हूं आपका सब्जेक्ट है और इट आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब पैसिव में चेंज करें तो सबसे आसान तो यही है कि इसको यहां बाई हुम कर दीजिए भाई, बाई हुम हो गया। अब यहां ऑब्जेक्ट हो गया, हुम इसके पहले बाई लगेगा, बाई हुम। अब इट आपका सब्जेक्ट हुआ लेकिन इसके हिसाब से भी विल ही लगेगा। बाई हुम विल इट लगाइए, बी लगाइए, डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन हो गया। सो बाई हुम विल इट बी डन, आराम से हो जाएगा। इसी को अलग तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहले ही आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। whom will it be done by, अब यहां लग जाएगा। अरे बाई, देखो एक चीज आप समझ लो, ये जो बाई का लोकेशन होता है ना, वो क्या होता है, बाई का लोकेशन होता है कि बाई को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के पहले प्लेस करते हैं। तो दोनों कैसे सही है, यह आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके पहले प्लेस किया है, और यह कैसे सही हो गया, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के तुरंत बाद प्लेस किया है।
और यही इसका पोजीशन ही होता है। बाई को हम पैसिव वॉइस में कहां प्लेस करते हैं? इसको या तो हम कह सकते हो, इसका प्लेसमेंट देखो कितना, ऐसे मैं लिखूं यहां पे, सी विल बी बीटेन बाय हिम, मैं लिख दूं यहां पे सी विल बी बीटेन बाय हिम। अब देखो ध्यान से, यहां ये बीटेन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, हिम आपका सब्जेक्ट का जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर हमसे कोई बाई के पोजीशन के बारे में पूछे, बाई का जो प्लेस कहां होगा उसके बारे में पूछे, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर दो बच्चों से पूछा जाए और एक बच्चा कहे कि इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद लगाया जाता है, कोई इसको कहे कि इसको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के पहले लगाया जाता है, तो दोनों सही होगा। तो उसके हिसाब से यहां देखिए पास्ट पार्टिसिपल ये है आपका, इसके बाद लगा है, तो इसके हिसाब से सही हो गया। और यहां पे देखिए क्या है कि ये जो आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है उसके पहले लगा है, तो उसके हिसाब से सही हो गया। तो दोनों कंडीशन में दो लोग, अगर दो लोगों से पूछा जाए कि बाई कहां पे लिखा जाएगा, तो अलग अलग आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई कहेगा कि भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लगेगा, कोई कह दिया कि इसको सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसके ठीक पहले लगेगा। तो जब दोनों लोग आंसर सही है तो दोनों तरीके से लिखा भी जा सकता है। यही रीजन है कि बाई हुम भी सही है, और हम लास्ट में इसको हम बाई को लगा दें और यहां केवल हुम से शुरू करें, वो भी सही है। चलिए अगला, हु विल राइट सो, अब इसको करना है। देन अगेन बाई हुम लगाया। अब सो को जब हम चेंज करेंगे तो सो इट में हो जाएगा चेंज। एक चीज जान ले, सो को जब सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे तो सो इट हो जाएगा। तो बाय हुम इट होगा तो विल लगेगा, बाय हुम विल इट बी, बाय हुम विल इट बी, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बस हो गया आपका। सो whom will write so, by whom will it be written। अब एक लास्ट एग्जाम्पल व्हाट से देख लेते हैं। व्हाट विल ही डू, डू पे ही देखते हैं। व्हाट विल ही डू, अब क्या करेंगे? व्हाट यहां सब, ये व्हाट यहां ऑब्जेक्ट है और ही यहां सब्जेक्ट है। अब जब चेंज करेंगे तो व्हाट हमारा यहां क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, व्हाट विल बी डन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी तरह के सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। आज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। आने वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस कहां गया, तो आपको बता दिया जाए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। मैंने शुरू में बताया था कि 12 टेंसेस होते हैं, देयर आर 12 टेंसेस, मेनली देयर आर 3 टेंसेस, बट उनको अगर हम डिवीजन करेंगे तो देयर आर 12 टेंसेस, बट 12 टेंसेस में 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, जिसमें से आपका पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 को हटा करके 8 का पैसिव वॉइस होता है, जिसमें से हम लोगों को बस अब एक और पढ़ना है। उसके बाद से पैसिव वॉइस का वो स्टेज हमको पढ़ना है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसको लिए हमको बहुत ज्यादा हम लोगों को अटेंटिव होना पड़ेगा। तो तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई आपको इसमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।